चलिए फिर पहली खबर दिखाते हैं आपको। कोटद्वार की तहसील में भू कानून और मूल निवास को लेकर भी प्रदर्शन हो रहा है। यानी देहरादून में तो महारैली हो रही है और काफ़ी बड़ी रैली है ये, और इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन कुल मिला के अब ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। भू कानून और मूल निवास को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड बने हुए इतने साल हो गए, लेकिन उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलन किया, जो यहाँ बहुत लंबे समय से रहते हैं उनमें, और जो कुछ समय से उत्तराखंड में रह रहे हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब अस्थायी निवास दिया जाता है, मूल निवास नहीं दिया जाता। तो मूल निवास और भू कानून को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में तो प्रदर्शन हो ही रहा है। कोटद्वार में भी तहसील में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर। कोशिश करते हैं आपकी बातचीत करेंगे किसी के साथ जो इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दे पाएगा। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। खबर आजकल, खबर दिन भर में, पहली खबर कोटद्वार से। क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। और जो लोग छोड़ करके जा चुके हैं उनके पास अगर उससे ज़्यादा भूमि वहाँ पे है तो पूरा किसी मानदंड किया जाना था, उनकी चकबंदी की जानी चाहिए। तो चलिए फिर कोटद्वार तहसील में वीरचंद सिंह गढ़वाली की जो प्रतिमा है, जिनमें कल एक यहाँ पे कार्यक्रम भी है, उस पर पुष्पांजलि दी जा रही है। तो भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर कोटद्वार में आज तहसील बंद है, वैसे संडे है, लेकिन बहुत सारे सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये माल्यार्पण भी यहाँ पे किया जाएगा। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वीरचंद सिंह गढ़वाली, पेशावर कांड के नायक, आज़ादी के जननायक के तौर पे जिनको जाना जाता है, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण हो रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं मुजीब नैथानी जी के साथ भी खास बातचीत। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। पहली खबर कोटद्वार से, खबर दिन भर। चलिए फिर केवी न्यूज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मुजीब नैथानी जी। मुजीब नैथानी जी का परिचय में फ़िलहाल मैंने एक दिन इनको पूछा था कि आपका परिचय कैसे कराना। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए RTI एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं। नैथानी जी, मैं आपसे सीधे सिंपल पूछूं, सरल भाषा में, लोगों की समझ में कुछ आ नहीं रहा है, अखबारों में खबर आ रही है, लेकिन आपको अगर मैं पूछना चाहूँ कि मूल निवासी कौन है, जिस मूल निवास के लिए आप भी लगे हैं, वो परेड ग्राउंड में भी बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो सीधी सरल भाषा में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो उत्तराखंड के मूल निवासी कौन है? अगर मैं परिभाषा दूं जो भारत सरकार ने बनाई है मूल निवासी की, वो यह है कि 26 जनवरी 1950 को या उससे 5 साल पहले इस देश के जिस भूभाग पर जो व्यक्ति निवास कर रहा है वो व्यक्ति वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा और उस स्थान के जो हक हकूक़ हैं वो उसे मिलेंगे। देखिए, मूल निवास की अवधारणा जुड़ी हुई हक हकूक से। जैसे कि यहाँ जंगल क्षेत्र हैं, जंगल क्षेत्र में आपको पता है कि कोई आदमी लकड़ी नहीं काट सकता। जंगल क्षेत्र में आपको पता है कि नदी से राजस्व विभाग तक खनन नहीं कर सकता है। मगर जो हक हकूकधारी है, उसे अगर अपना मकान बनाना है, अपनी गौशाला बनानी है, तो उसे वहाँ से बजरी भी उठाने का अनुमति है, उसे वहाँ से पत्थर उठाने की अनुमति है, उसे वहाँ से पानी लेने की अनुमति है, उसे अपने जलाने के लिए, अपने मकान बनाने के लिए लकड़ी, पेड़ काटने तक की अनुमति है। ये हक हकूक है हमारे। ये हक हकूक केवल तब उपलब्ध होते हैं जब हम मूल निवासी हैं। अगर हम मूल निवासी नहीं है तो हमें उस हकूक के दायरे में नहीं आते। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके 3 ब्लॉक, जैरीखाल ब्लॉक, नैनी डांडा ब्लॉक और दुगड्डा ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक हक हकूकधारियों की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि इसका बफर जोन जो है इस इलाके में आता है। वहाँ के लोगों को ये पूरी अनुमति है कि वहाँ वो पेड़ काटे, वहाँ से वो लकड़ी के चुगान करें, वो वहाँ से पत्थर का चुगान करें, रेता का चुगान करें। इस तरीके से हमारे ज़मीन पर हमारा हक हकूक मिलता है हमें। और यही हमारी मांग थी कि हमारे राज्य में जंगल भरपूर है, वन उपज है हमारे पास, हमारे पिंडालू से लेके सारी चीज़ें हैं, और हम जो है, जो ये जंगल है, इसके जो संसाधन है, इसमें जो फल फ्रूट हो रहे हैं, इसको जब बेचेंगे तो हम अपना आजीविका का निर्वाह कर पाएंगे। हमारे जो गाय है वो कहाँ से चरती है? आप देखिए, अगर एक गाय का आज खर्चा मानेंगे तो एक दिन का खर्चा उसका 700-800 रुपये का जो उसका चारा दिया जाता है। मगर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो मूवमेंट चल रहा है इस समय परेड ग्राउंड में भी चल रहा है, आप लोग भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, तो आम लोग इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि उनको तकनीकी रूप से जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी जो अस्थायी निवास दिया जा रहा है, यानी अभी उत्तराखंड में क्या है कि मूल निवास प्रमाण पत्र दिए नहीं जा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मतलब किस तरह के प्रमाण पत्र जारी होने चाहिए? मूल निवास किनको जारी होना चाहिए और किनको अस्थायी जारी होना चाहिए, इस बारे में कुछ बताइए। कि मूल निवास उसी को जारी होता है जो यहाँ का मूल निवासी है। अब आज की स्थिति ये है कि एक लड़का बलिया में 2008 में इंटर कर गया, 2010 में उसने वहाँ से 2008 में 10th की, 2012 में इंटर की और 2011 में उसने ITI में वहाँ एडमिशन लिया। जी। बात ये नहीं, ये भू
जो आदमी बलिया में पढ़ाई कर रहा है उस आदमी का स्थायी निवास जो है देहरादून से बनता है। जी जी जी। एक थोड़ी देर पहले आया था कि जो ये रेखा आर्य महोदय हैं वो उनके डिपार्टमेंट में एक जो फ्रीज गाड़ी थी मीट बेचने के लिए वो एक ऐसे आदमी को दी गई जिसका स्थायी निवास बीजापुर गेस्ट हाउस का बनाया गया, जबकि वो रहने वाला बलिया का है। तो स्थायी निवास की जो स्थितियां हैं आप कोटद्वार में देख लीजिए, बिजनौर का रहने वाला स्थायी निवास यहाँ का बना हुआ है, मगर बिजनौर से भी तो उसका मूल निवास खत्म नहीं हुआ। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो निवास दिया जा रहा है मतलब मूल निवासियों का हक छीना जा रहा है ना, एक जैसे दिए जा रहे हैं, मतलब जो पहले रहते थे उनको भी वही सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और जो रहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से 20 लड़के हर साल निकलते थे क्योंकि हमें पर्वतीय क्षेत्र का आरक्षण था। आज पर्वतीय क्षेत्र का आरक्षण खत्म हो गया। वो आरक्षण इसलिए दिया जाता था कि लोगों को ये था कि बनारस और लखनऊ जैसे जो कॉलेज हैं जहाँ पढ़ाई होती है वैसी हमारे पहाड़ में नहीं हो पाती, तो जो हम पिछड़े हुए हैं उसको पूरा करने के लिए आरक्षण दे दिया गया था। आज वो आरक्षण खत्म हो गया, शिक्षा का स्तर और गिर गया। वो मुंह पे कह देते कि तुम्हारे में योग्यता नहीं है इसलिए हम राजस्थान से लेके आए हैं। तो क्या हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा लड़का जो है क्या योग्य नहीं है और राजस्थान से लेके ये भर्ती करते हैं ऋषिकेश में, और हमारे प्रेमचंद अग्रवाल ये कहते हैं कि हमारे गढ़वाली लड़के इस योग्य ही नहीं है, जबकि हम जो है जो सेंट्रल सर्विसेज है उसके अंदर हम अपनी योग्यता हमेशा दिखाते हैं। तो इस चाहते हैं और इसको खत्म करने में हमारे राज्य आंदोलनकारी भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि वो केवल उनकी एक मांग रहती है कि हमें आरक्षण दो, हमें नौकरी में आरक्षण दो, हमें पेंशन दो, इसके अलावा कोई दूसरी मांग करने को राजी नहीं हुए। अगर ये वो मांग नहीं करते तो ये मांग रहती तो ये हट नहीं सकता था। हमारे पहले समूह गांव में जो है कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी की अनिवार्यता थी। बताइए, एक मदन कौशिक के कहने पे आपने अनिवार्यता खत्म कर दी, तब तो कोई समिति नहीं बनाई, समिति बना देते। तो आपने एक मंत्री के कहने पे एक झटके में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी खत्म कर दी। तो ये राज्य किसने बनाया था? यूपी में मिला दें अगर ये सारी चीजें होनी है तो। जो हमने अलग राज्य की अवधारणा की कल्पना की थी, कोई यूपी से हमारा बैर होना था? हमारा कोई बैर नहीं था, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, हमारा कोई देशद्रोह की एक्टिविटी नहीं थी। हम ये चाहते थे कि हमारा समाज बचा रहे, संस्कृति बची रहे, भाषा बची रहे। तो आज हमारा समाज, संस्कृति और भाषा तो नष्ट हो गए। पहाड़ से लोग रोज पलायन कर रहे हैं। क्या मैदान में इतना पलायन हो रहा है? क्या किसी अन्य राज्य में इतना पलायन हो रहा है? जी, आपका जो आक्रोश है वो देखते ही बनता है। अब मैं थोड़ा आपको इस मुद्दे पे आपने काफी कुछ डिस्क्राइब कर दिया। अब थोड़ा कोटद्वार की बात करें अगर, तो आप थोड़ा जानकार हैं तकनीकी रूप से, आप मुझे बता सकते हैं कि लालढांग तिल्लरखाल मोटर मार्ग में वाकई क्या परेशानी, मतलब कोई परेशानी नहीं है। किसी सांसद में दम नहीं है कि वो जो है सेतु बंद परियोजना में इस परियोजना को मोदी जी से कहकर सैंक्शन करा दे। वो वहाँ चले जाए, हमारे जो परिवहन मंत्री हैं वो सेतु बंद योजना में देखिए इस भारत देश में जो सड़कों का काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश ने अभी जो है 1 दर्जन सेतुबंद परियोजनाएं उन स्थानों में पास कराई है जहां पर कि उनके रिजर्व फॉरेस्ट आ रहे थे। तो जब मध्य प्रदेश रिजर्व फॉरेस्ट में सेतुबंद योजना में सड़कें पास करा सकता है, तो हम अपनी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर सेतुबंद योजना के लिए प्रस्ताव क्यों नहीं दे पा रहे, ये बताए ना। तो इस तरह की खबरें आ रही कि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जो पैरवी ठीक से नहीं कर पा रही, 8 किलोमीटर का मार्ग नहीं बन पा रहा, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, रेल परियोजनाएं बन रही हैं। देखिए, पहले भी कमेटी ने ये कहा कि अगर आप 11 मीटर का वो दे देंगे, अप्रोच दे देंगे पुल को, तो आप पुल बनाइए। आप क्यों नहीं बनाना चाह रहे पुल? और आपके पास पैसा नहीं है तो आप सेतुबंद योजना में सरकार से ले सकते हैं, उसमें तो हजारों करोड़ रुपए सरकार दे रही है। जब केंद्र सरकार खर्च करने को तैयार है तो हमारे सांसद जो हैं ये प्रपोजल क्यों नहीं दे रहे, जबकि सांसदों को कहा जा चुका है। मध्य प्रदेश में हमारे भाई जी PWD मिनिस्टर के साथ OSD थे, उन्होंने खुद सांसद तीरथ सिंह रावत जी को ये कहा कि आप सेतुबंद परियोजना में डालिए, मैं वहाँ की मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के लिए काम कर चुका हूँ। वो उन्होंने सेतुबंद योजना में मध्य प्रदेश को सड़कें दिलवा दी। KD कुकरेती जी ने, जो कि OSD थे वहाँ, भार्गव जी के जो कि वहाँ PWD के मंत्री हैं, और वो यहाँ के सांसद को कहते रहे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ बन जाए, सेतुबंद योजना में आप डालिए। मगर यहाँ के सांसद जब काम करने को तैयार नहीं है, सिर्फ हम मोदी जी के नाम पे वोट डालते हैं, तो मोदी जी के नाम पे वोट तो शून्य में जा रहा है हमारा। एक बात बताइए नथानी जी, थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपसे चाह रहा था। एक बिहार में बहुत बड़े शिक्षक हैं जिनको खान सर बोलते हैं, अक्सर उनके बारे में कहा जाता है कि वो मतलब डिक्लेयर नहीं करते। आपके नाम को लेके भी मुझे बड़ा वो, आपका जो नाम है थोड़ा इसके बारे में, मुजीब नैथानी जो नाम है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कौतूहल है मतलब इसलिए। देखिए, हमारे पिताजी को लैंसडाउन का गांधी कहा जाता है। जी जी। अब किसी को गांधी कहने का मतलब ये नहीं है, कहीं आचार व्यवहार में लोगों ने देखा होगा, उनकी भी गांधी जी की तरह संभावना थी कि इस देश के हिंदू मुसलमान एक हैं, 2 आंखों की तरह, 2 हाथों की तरह, 2 पाँव की तरह, जो एक नहीं हो सकते, पर एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चल सकता। दूसरी बात यह है कि हमने उनके लिए क्या किया। हम ये तो कहते हैं कि भाई ऐसा है मुसलमान, वैसा है, हमने नाम के लिए करते थोड़ा, तो उसी के क्रम में ये कर दिया गया कि नाम रख दिया है। तो आज एक मुसलमान को जब सुनने को मिलता है कि हिंदू भाई का मुसलमान नाम है तो वो भी खुश हो लेता है। तो यही तो सद्भावना बढ़ाता है। हम सद्भावना
सद्भावना के लिए क्या करते हैं ये बात आप कभी आरएसएस वाले से पूछो ना। जी, जी। आरएसएस कहता है कि मुसलमानों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हमने उनके लिए क्या किया, हमने सद्भावना बढ़ाने के लिए क्या किया। तो ये सद्भावना बढ़ाने के लिए ये नाम रखा गया। तो ये नाम मतलब आपके पिताजी ने रखा? ये हाँ, मेरे पिताजी ने रखा। ये सद्भावना, ये देश जो जिस मॉडल पे, जिस संविधान के आधार पे इस देश का निर्माण हुआ है, जिस गांधी जी की परिकल्पना पे ये देश बनाया गया, जो कि धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया, उस धर्मनिरपेक्षता के क्रम में मेरा नाम मुजीब नैथानी रखा गया। अच्छा नैथानी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो पिछला टर्म था उत्तराखंड की सरकार की, अगर हम बात करें तो पिछले टर्म में भी पौड़ी गढ़वाल के 6 के 6 विधायक बीजेपी के थे, वर्तमान में भी 6 के 6 विधायक बीजेपी के हैं। गढ़वाल संसदीय सीट के सांसद भी बीजेपी से हैं। 4 मुख्यमंत्री पौड़ी गढ़वाल के हो चुके हैं अब तक, है नहीं? और छोटे से समय के लिए रहे तीरथ सिंह रावत, अलग बात है। आपको नहीं लगता कि फिर लोगों में भी उदासीनता ही है, क्योंकि वोट के समय उदासीनता ही तो कही जाएगी, पौड़ी गढ़वाल में कुछ हो नहीं रहा। आप इस बात को हकीकत जानिए कि विधायक के पीठ पीछे लोग कितनी बात करते हो, विधायक के सामने आने पर, सांसद के सामने आने पर कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सामने समस्या नहीं रखते कि भैया ये काम नहीं होगा तो आना मत विधानसभा में, ये काम तो कोई करता नहीं। जो उनके काम है, उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एसडीएम है, डीएम है, वो लोग करेंगे। अगर वहाँ कोई गड़बड़ होती है तब विधायक इंटरफेयर कर सकते हैं। विधायक क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी जो अंकिता हत्याकांड हुआ है उसमें विधायक का इस तरीके से इंटरफेयर सामने बयान भी आ आया। गया उनका। आपको विधायिका, विधानसभा तो हम चला नहीं रहे, जहाँ प्रश्न उठाने हैं, अगर आपको डीएम को बुलाना, बुलाइए ना विधानसभा के अंदर, वो करें वहाँ पे प्रश्न कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया। और वो काम कर नहीं रहे, विधानसभा ये चलाते नहीं है, क्योंकि ये चलाना नहीं चाहते। अगर वो चलाएंगे तो इनको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई विधायक, कोई सांसद काम नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, इस प्रदेश की भलाई नहीं चाहता, इसलिए विधानसभा नहीं चला रहे। इसलिए संसद में इतना दिन, भाई इतने दिन संसद चलती है, इतने दिन हरियाणा की, वो हिमाचल की, हरियाणा की विधानसभाएं चलती है, हमारी विधानसभा 2 या 3 दिन में क्यों बंद हो जाती है? कम से कम 15 दिन तो चलना चाहिए। सत्र, लाखों रुपए उस सत्र में खर्च होता है, हमारी समस्याओं को वहाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो हमारी समस्या तो रख ही नहीं पाते। 2 दिन में क्या रख दोगे आप? 70 लोग क्या रख देंगे 2 दिन के अंदर? अच्छा नैथानी जी, मुझे एक चीज़ बताइए, और क्योंकि मैं काफ़ी समय से आपसे मिलना चाहता था, क्योंकि आज आप मिले तो फुर्सत से बात हो रही है। मैं ये कह रहा था, जो अभी कुछ दिनों पहले से कोटद्वार में अतिक्रमण का एक अभियान चला था, हाई कोर्ट के कहने पे, आपको ज़्यादा जानकारी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो अतिक्रमण हुआ, अतिक्रमण हटाया गया है, आप कुछ बता सकते हैं कि ये वाकई ये सही तरह से लागू किया गया? नहीं, 2020 में हाई कोर्ट ने 62 बीघा खाली कराने का मेरी पीआईएल पे और बद्रीनाथ राजमार्ग पे अलग अलग दोनों में आदेश किए हैं। इन्होंने 62 बीघा में हाथ तक नहीं लगाया। अब जब मैं सूचना के अधिकार में मांग रहा हूं, तब ये ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं, कह रहे हैं ये कोना नहीं मिल रहा, वो कोना नहीं मिल रहा। मैं उनसे ये कहा कि जो कोने मिल गए हैं उनको तो कब्जा लो, उनके लिए भी ये नोटिस नहीं भेज रहे। 2 साल हो गए हैं और यहाँ पे भी इन्होंने अड़ंगे अड़ाए हुए हैं। इसमें जो कुछ आप देख रहे होंगे, कईयों के तोड़ दिए, कईयों के नहीं तोड़े। उसमें इन्होंने कहा फ्री होल्ड। फ्री होल्ड में नीति में बिल्कुल स्पष्ट था कि कोई सार्वजनिक स्थल की भूमि को आप फ्री होल्ड नहीं कर सकते। कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्होंने सार्वजनिक स्थल की भूमि फ्री होल्ड करा दी। उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे आपराधिक षड्यंत्र के। मुकदमे दर्ज नहीं करा रहे, कोई बात नहीं, आप हटाओ तो सही। वो हटाने को राजी नहीं है। हर बार कमेटी बना देते हैं, कमेटी गलत लिख देती है, फिर उसके लिए नई कमेटी। अभी भी इन्होंने नई कमेटी बनाई है कि 15 दिन में देगी। अब वो कमेटी क्या गलत लिखेगी ये भगवान जाने। तो ये अधिकारी ये बता रहे हैं कि हम पे विधायकों का दबाव है, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे दबाव जो है, अधिकारी कह रहे हैं कि हमें क्या दिक्कत है, हम तो कोटद्वार छोड़ के चले जाएंगे, हमारा क्या जा रहा है। मगर जो यहाँ के जो भी विधायक और सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उनके दबाव के अंदर आपने देखा होगा कि पहले जो किशन सिंह नेगी जी थे, उनको जो है दबाव में हटाया गया है यहाँ से। और यहाँ जैसे जो भी ईमानदार एसडीएम आए, वो जितने, चाहे मेहता जी रहे हो, चाहे कोई और रहा हो, ईमानदार एसडीएमओ को तत्काल प्रभाव से हटाया गया। यहाँ पे तहसीलदार आए थे अबरार हुसैन, उनको तो तत्काल प्रभाव से घर बैठा दिया गया था, क्योंकि वो कोटद्वार की भलाई के काम कर रहे थे। अच्छा नैथानी जी, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था आपसे थोड़ा सा और, कि ये जो मालन पुल के बारे में जो खबरें मीडिया में आ रही हैं कि इसका डीपीआर है, कुछ इसका टेंडर पड़ने वाला, तो आपको क्या लग रहा है? सुकरो पुल में भी 6-7 महीने लग गए, तो आप थोड़ा जानकार व्यक्ति हैं, इस हिसाब से बरसात से पहले हो पाएगा रेडी ये मालन? कैसे हो जाएगा? वो तो सारे अगर उनको चेंज करने हैं तब नहीं हो सकता, जबकि उसके 2 ही पिलर काफ़ी थे। एक पिलर तो फिर भी बैठा के, एक पिलर अगर ये करना चाहते तो एक पिलर पे काम कर सकते थे, क्योंकि अब इन्होंने डीप वेल वाली बात जो कर दी है, 28 करोड़ का बजट है पूरे ही है। तो वो तो वेल बनेंगे, वेल बनने में बहुत समय लगता है भाई साहब। वो जो वेल बनेंगे, फिर उसको एडजस्ट करोगे, फिर उसे पूरा उसका ऊपर का ढांचा हटाओगे, स्लैब हटाओगे, तो 2-3 साल का प्रोग्राम है। अभी तो टेंडर भी नहीं हुए। और हमारा तो ये कहना है कि सिर्फ 2 जो पिलर हैं उनको हटा के वहाँ पे जो है डीप वेल प्रोसेस में बना के 2 पिलर, उसके ऊपर वो ढांचा रख दिया जाता तो पुल तैयार है वो। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बजट को खपाने की स्थिति की जा रही है। अच्छा नैथानी जी, जब से सरकार बनी है तो आपने अक्सर देखा होगा, धामी जी तो पिछले 2 साल से एक ही बात कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड है, जो है, नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मोदी जी की सरकार है, धामी वो मैं समझ चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना था। एक गढ़वाली की सुरेंद्र सिंह नेगी की वहाँ पिटाई हुई, सरेआम उसे गाली दी एक मंत्री ने, वो मंत्री को नहीं हटा पाए अपने। बताइए, तो धामी जी के बस की है
है क्या? सरकार मोदी जी की, आप बोलिए मोदी जी ये नहीं कर रहे, धामी जी नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कि धामी जी एक ही बात का रट्टा लगाए हैं 2 साल से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड करने वाला हमारा पहला राज्य होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ही बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे। पर व्यवहारिकता का पक्ष ये है कि जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भारत सरकार ने लगाया हुआ है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि एक स्टेट का है कैसे ओवरराइड कर जाएगा? क्या कर सकता है? कोई वकील मुझे बता दे कि जो भारत सरकार का अधिनियम, हम हिंदुओं को जो अधिकार प्राप्त हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि हम हिंदुओं के लिए अलग अधिकार है ना। तो जो हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है या हिंदू कोड बिल जिसे कहते हैं, जिसमें 4 अलग अलग वो है, तो उस हिंदू कोड बिल जो कि भारत सरकार का बनाया हुआ है, उसको राज्य सरकार कैसे ओवरराइड कर सकती है? राज्य सरकार बता दे। अच्छा ठीक है नेथन जी, आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि 1 हफ्ते पहले तक तो भू कानून मूल निवास को लेकर सरकार का कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा था। सरकार इस पे थी, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। अब जब से देहरादून में महारैली की बात चली है, तो 3-4 दिन से रोजाना आप मीडिया में देख रहे होंगे कि खबरें आ रही है, एक अध्यादेश लाया जाएगा, कुछ बनाया जाएगा। तो क्या ये जनता को भ्रमित करने वाली बातें? तो बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात है। मूल निवास प्रमाण पत्र तो यूपी के जमाने से था जी, तो उसका तो आदेश होना है कि जो यूपी के जमाने की व्यवस्था थी वो यथावत रखी जाएंगी। उसमें समिति बनाने की क्या बात है? जी। जब हमारा पहले से, मेरा तो खुद मूल निवास बना हुआ है, आपका ही बना हुआ होगा पुराने जमाने का, तो उसमें अब समिति किस बात की भाई? आप तो ये कहो भ्रमित करने वाली बात है। मूल निवास के जो पुरानी व्यवस्था थी वो यथावत रखी जाएगी, दैट्स ऑल। चलिए आखिरी बात नेथन जी आपसे, अब कोटद्वार की जो स्थिति है उससे तो आप भी वाकिफ़ हैं, सारे लोग वाकिफ़ हैं। चुनाव के समय तो अलग टाइप का माहौल होता है, तो कोटद्वार के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? लाल डांग मोटर मार्ग, मेडिकल कॉलेज, जिला, कण्वाश्रम, सब खस्ता हाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पलायन। जब तक ये हर विधायक, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो और चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, उसके पास जाके कहेंगे तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तब तक उस विधायक को भी लगता है कि मैं ही बढ़िया कर रहा हूँ। ये 2-4 लोग हैं जो साले मेरे खिलाफ हैं, समझ रहे हो आप? तो लोगों को ये चाहिए कि वो रखें कि हाँ आप और बढ़िया कर सकते हो, आप बढ़िया कर रहे हो, पर ये काम तो कर दो। तो वो काम तो तभी करेंगे जब आप सिस्टम से थोड़ा आपको अलग होना पड़ेगा। सिस्टम में बदलाव चाहिए। आप एसडीएम के पीछे ना पड़े रहो कि एसडीएम को बार-बार फोन कर रहे हो। क्यों फोन कर रहे हो? आप ऐसा एसडीएम लेके आओ, फोन करने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों ऐसा एसडीएम रखते हो, क्यों ऐसे डीएम रखते हो कि आपको बार-बार फोन करने पड़ रहे हैं? तो ये काम विधायिका का नहीं है। विधायिका का काम विधायिका को देखना है, नियम कानून बनाना है, उसमें देखे ना। अच्छा नेथन जी, क्या सीन है कि देखिए आप जैसे लोग तो सक्रिय राजनीति में है नहीं, जिनको तकनीकी जानकारी भी है। हम सक्रिय राजनीति में हैं, इस कोटद्वार के लिए भी और इस प्रदेश के लिए भी। और सुन लीजिए, हमने सिडकुल में जो 60% आरक्षण था, हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाया था, तब सरकार ने 60% आरक्षण दिया है। ऐसे नहीं हुआ। 7 PIL है हमारी पड़ी हुई, ये सक्रिय राजनीति की वजह से। नहीं नेथन जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी कांग्रेस में जितने भी लोग हैं जो मेयर बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, तो उन लोगों का तो एक ही एजेंडा है। मतलब बीजेपी के लोग चाहते हैं उन्हें पार्टी का सिंबल मिल जाए, कांग्रेस वाले चाहते हैं सुरेंद्र सिंह नेगी का आशीर्वाद मिल जाए। तो तीसरी तरह की धारणा की जरूरत है ना, जो जनता के लिए लड़े। देखिए मेयर जो सिस्टम है, उस सिस्टम में मेरे को ही मेयर बना दोगे, विधायक बना दोगे, कुछ नहीं होने वाला। मेयर जो है हाथी के दांत वाला है, उस सिस्टम में घुसोगे तो कहानी कुछ नहीं होने वाली। उस सिस्टम से अलग रह के ही काम किया जाता है। और जो हम कर रहे हैं, लोगों को दिख भी रहा होगा कि जागरूक हो गए। आप उसकी बात करो ना भाई। हम आज आप बताओ कि किस पे 307 लगी हुई है, किस पे SC एक्ट लगा हुआ है, किस पे 506 लगी हुई है, किस पे 323 लगी हुई है। हम पे लगी, क्यों लगी है? क्योंकि हम जागरूक हैं, इसलिए हम पे लगाई गई है। तो उस जागरूकता को लेके आना पड़ेगा। जब सब लोग ऐसे हो जाएंगे तो सब पे तो नहीं लगा सकते ना ये। तो गलत काम तो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। अब ये देखिए, ये जेसीबी खड़ी है, ये किसके कहने पे खड़ी? कितना घपला हुआ, 3 पोकलैंड नीचे खड़ी है। राजस्व कर्मचारियों को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल पाई। आप ये बात समझिए। फिर रात को मुझे वीडियो डालना पड़ा कि भैया ये रात में खनन हो रहा है, पुलिस जो है वहाँ नहीं जा पा रही इतनी दूर, 5 मिनट के रास्ते में। और आज भी जो है ये पता लग रहा है कि नेता लोग इसमें जो है प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने ऐसा काम क्यों कर दिया। नवंबर 2021 में तेली स्रोत खनन में जो अवैध खनन हुआ है, उसमें अब जाके हमने 21 लाख रुपए की पेनल्टी लगवाई है। अभी तक वो पेपर भी गायब हो गए थे, फाइल गायब हो गई थी। ये तहसील इसका गवाह है कि कागज गायब हो गए थे। और अब जो है वो 21 लाख रुपए की पेनल्टी लग के आई है उसमें, जबकि हम 45 की मांग कर रहे थे। तो नेथन जी मान के चले कि आपका जो एक आपकी जो विचारधारा है, आपका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, आप मुद्दे उठाते रहेंगे? बिल्कुल मुद्दे उठते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद केबी न्यूज़ से बातचीत करने। थैंक यू। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।